हेलो दोस्तों हमारे सामने फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 4-5 प्रॉब्लम्स हैं। बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट तक वीडियो को देखना, अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। पहली प्रॉब्लम, अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ टोटल चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, चार्ज गिवन है, रेडियस गिवन है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। इसमें अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो थोड़ा सा काम हमको करना पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। हम एक एलिमेंट की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, फिर उसके कंपोनेंट लेते, फिर कुछ कंपोनेंट्स को कैंसिल करते और कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करते, फिर इंटीग्रेशन करते। ये तो प्रोसेस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। बट हमारे लिए अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सीधा क्या करना है कि एक एलिमेंट की वजह से अगर हम पोटेंशियल लिखें उसका इंटीग्रेशन कर दें, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने सरकमफ्रेंस पर एलिमेंट लिया जिसका चार्ज dq कहा, रेडियस r है। तो इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल k dq अपॉन r, पूरे की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन k अपॉन r बाहर, dq का इंटीग्रेशन q, वैल्यूज पुट की 27 वोल्ट आंसर। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता, फिर हम एक कंपोनेंट इधर लेते, एक कंपोनेंट इधर लेते, सिमेट्रिकली एक एलिमेंट इधर लिया जाता, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहा जाता, कंपोनेंट इधर और इधर लिए जाते। तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होते, नीचे वाले कंपोनेंट ऐड हो जाते, तो इसका इंटीग्रेशन हम करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। सिंपल प्रॉब्लम, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, दो प्लेट दी हुई है फिगर में, एक पर चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश घनत्व सिग्मा और दूसरे पर है 2 सिग्मा। तो बीच में किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र लिखना है। सिग्मा की वजह से हमने E1 मान लिया राइट में, 2 सिग्मा की वजह से हमने E2 मान लिया लेफ्ट में। ठीक, अब E1 हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही है लेकिन सिग्मा की जगह 2 सिग्मा आएगा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, डिफरेंस लेना है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। E2 माइनस E1 कर देते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी सिंपल। एक पर चार्ज पॉजिटिव, दूसरे पर चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को माइनस करने के बजाय प्लस कर रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। एक उदासीन पानी का अणु विद्युत क्षेत्र गिवन है, वैल्यू 1.25 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम में रखा हुआ है। इस अणु को 180 डिग्री घुमाने में 2.5 इंटू 10⁻⁻25 जूल काम करना पड़ता है। तो आवेशों के केंद्रों के बीच की लगभग दूरी। ठीक, अब इसको बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस है, विद्युत द्विध्रुव का केस है। क्वेश्चन ने साफ नहीं बोला, लेकिन उसने बोला कि उदासीन पानी का अणु। तो यहाँ पर देखो, एक हो गया आयन H+, एक हो गया OH-, यही तो दो आयन होंगे पानी के लिए। अगर बात करें तो हम कह सकते हैं एक हो गया प्लस की और एक हो गया माइनस की, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया D। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस बना, विद्युत द्विध्रुव का केस बना। अब उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में 180 डिग्री के एंगल से घुमा रहे हैं। घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, 0 से 180 डिग्री तक घुमा देते हैं। वैल्यूज डाल देंगे तो W इक्वल्स टू 2P। P होता है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, जो किसके इक्वल, QD के इक्वल। D है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दूरी, जो हमको कैलकुलेट करनी है। तो D इक्वल्स टू W अपॉन 2QE, वैल्यूज पुट की है, सॉल्व किया है, आंसर आ गया। केवल कैलकुलेशन है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आड़ा रखा हुआ है क्वेश्चन, समझने की कोशिश कर लेते हैं। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। ये नेट फ्लक्स है। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। गॉस थ्योरम लगा दो, गॉस प्रमेय लगा दो। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा,
एक काला बॉक्स है। अब कलर तो उसका केवल कंफ्यूज करने के लिए बता दिया, बाकी पीला बॉक्स होता तो भी आंसर यही आता। तो फाइनाइट हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें फाइनाइट दिया हुआ है, हमसे पूछा है उसके भीतर उसके अंदर आवेश कितना है, तो हमने गॉस थ्योरम गॉस प्रमेय लगाई, तो फाइनाइट इक्वल्स टू, अब फाई हमको दिया हुआ है और वो इक्वल होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड का मतलब अंदर उपस्थित कुल आवेश। यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड को हमने कैलकुलेट कर लिया, 70.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम आ गया। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो छोटी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछ रहा है हमसे। वो ये कहता है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो, नेट फ्लक्स 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं, मतलब क्या निष्कर्ष निकालोगे, क्या कंक्लूजन निकालोगे? सिंपल भाषा में बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि काला बॉक्स है, उसके लिए अगर नेट फ्लक्स 0 आए तो क्या इसका मतलब ये है कि उस बॉक्स के अंदर कोई आवेश ही नहीं है? ये बात कहना सही होगा कि कोई आवेश ही नहीं है, या ये बात कहना सही होगा कि अंदर कितने भी आवेश हो सकते हैं, टोटल उनका 0 आ रहा होगा? मतलब नेट चार्ज, कुल आवेश इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर 0 होना चाहिए। अब 0 होने में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी है कि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू है, प्लस क्यू/2 है और माइनस क्यू/2 है, 5 चार्ज हैं, टोटल मिलाकर के 0 है, तो भी फाइनाइट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये कहना समझदारी नहीं है कि भीतर कोई आवेश है ही नहीं। समझदारी ये है कि हम ऐसा कहें कि अंदर कितने भी आवेश हो सकते हैं, कुल आवेश 0 होना चाहिए। अब हो सकता है कि कोई ना हो, और हो सकता है कि कई सारे आवेश वहाँ पर रखे हों, चार्ज रखे हों, बट उनका टोटल जो आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा। ये सही लैंग्वेज है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 4-5 बार देख ली है हमने इस तरीके की प्रॉब्लम फिगर देख करके। अब तो आपको भी रिकॉल हो रहा होगा कि इस तरीके की चीज़ तो हम पहले भी कर चुके हैं। 2 समान छोटी गेंदें हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, आवेश q है, सिल्क का धागा है, इनको लटकाया, बीच में प्रतिकर्षण लगा, साम्य अवस्था में ये चीज़ दिखाई दे रही है। धागों के मध्य कोण 2 थीटा है, नियरली इक्वल्स टू 10 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू लगभग 5 डिग्री, बहुत कम है। ये चीज़ काम आएगी ना आगे क्वेश्चन में। तब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x, मतलब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। सीधी बात जो हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी एक बॉल के लिए इक्विलिब्रियम की बात कर लो, क्योंकि दोनों के लिए बात एक ही तरह से होनी है। राइट वाली बॉल ले ली मैंने, यहाँ दिखा दिया उसको, ठीक है। लेफ्ट वाली बॉल की वजह से उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया, विद्युत बल आ गया Fe, mg नीचे आ गया, T ऐसे आ गया, T ये थीटा है तो ये भी इधर भी थीटा आ गया, T का ऊपर वाला कंपोनेंट T cos थीटा, लेफ्ट में आ गया घटक उसका T sin थीटा। ये डिस्टेंस दिखाया मैंने x/2, क्योंकि आधा होगा। अब इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में कहेंगे भाई T sin थीटा इक्वल्स टू Fe कर लो, T cos थीटा इक्वल्स टू mg कर लो। बहुत पुरानी बात है, कई बार अपन इस चीज़ पर चर्चा कर भी चुके हैं। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा Fe/mg। Fe क्या लिखेंगे, 1/4πε0 q² अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर, नीचे mg भी साथ में, यहाँ से x का फॉर्मूला बनाया, पूरे की पावर में ये हाफ आया। फॉर्मूला तो बना ही देंगे। tan थीटा को क्या लिखेंगे, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, थीटा 5 डिग्री आ रहा है, 5 डिग्री मतलब बहुत कम है, बहुत कम है तो tan थीटा को लगभग थीटा मान लो। तो हम tan थीटा को यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो सकता है कि आपको आंसर tan थीटा के बजाय थीटा की फॉर्म में दिया, और हो सकता है कि tan थीटा के बजाय sin थीटा भी लिखा हुआ मिले। घबराना मत उसमें, क्योंकि थीटा अगर बहुत कम होता है तो tan थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा आता है, और sin थीटा भी नियरली इक्वल्स टू थीटा आता है। इसलिए अगर थीटा स्मॉल है तो हम tan थीटा को नियरली इक्वल्स टू sin थीटा भी लिख सकते हैं, ये आप देख लेना। अब आपका आंसर tan थीटा की फॉर्म में है, या थीटा की फॉर्म में है, या sin थीटा की फॉर्म में है, एक ही बात है, तीनों तरह से लिखा जा सकता है। बोलो ये बात क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं इस वीडियो में, ठीक है। और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कराएंगे। फीडबैक आप नहीं दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप कुछ नहीं डाल रहे, तो हमको कुछ पता नहीं लग रहा है
कि हम किस तरीके का काम आपके लिए कर पा रहे हैं। आपके फीडबैक से ही हमें पता लगेगा कि हम आपकी महत्वाकांक्षाओं पर या आपकी उम्मीद पर खरे उतरे या नहीं उतरे। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर। और अपने फ्रेंड से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक यू।